हाय, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ जिंदगी का सफर। और जब हम लोग जिंदगी के सफर के बारे में बात करते हैं तो अ, ऐसे कुछ इंसान मिल जाते हैं जो दूसरों की मदद हर वक्त करते हैं। तो वैसे एक इंसान आज आए हैं और डॉक्टर लिनेश इज जॉइनिंग अस फ्रॉम नागपुर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा लिनेश के साथ जब मैं पहली बार उनको मिला, आई थिंक इट वाज ए गेट टुगेदर विच वी आर हैविंग ऑफ ऑल आवर फ्रेंड्स हु वर देयर। और उन्होंने एक शायद पार्टी गेम रखी थी वहां पे। तो करना यही था कि मतलब देयर वाज ए पीस ऑफ पेपर जो स्लोली बंद होता है एंड देयर आर टू पीपल हु आर देयर एंड बाय रैंडम थिंग मैं और लिनेश बोथ वेर देयर। तो वो पेपर छोटा 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 होते गया, तो मतलब टू पीपल कुड नॉट स्टैंड एंड इफ यू आर गोइंग टू बी स्टेपिंग आउटसाइड द पेपर एंड दैट्स हाउ जिंदगी इज देयर। कंस्ट्रेंट्स आते रहते हैं एंड देन यू हैव टू हेल्प ईच अदर आउट। तो व्हेन इट गॉट रिड्यूस, इमीडिएटली हम दोनों ने एक दूसरे के तरफ देखा कि अभी तो मतलब किसी ना किसी को वी विल हैव टू हैव समवन बीइंग पिक्ड अप। एंड लिनेश मेरे को बोलता है तू मेरे कंधे पे चढ़ जा। तो मैं उसके तरफ देख के बोला यार मतलब आई एम डबल द वेट ऑफ व्हाट यू आर। तो बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू चढ़ जा वगैरह मेरे कंधे पे वगैरह। मैं बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, तू मेरे कंधे पे चढ़ जा, दो आई एम नॉट ए वेरी agile person in a way. So what you see behind is a picture, and we might be looking like Vikram and Betal in a way, or looking at a Superman trying to fly. But that's how Linesh is. Yeah, he's always willing to help. And we are going to be talking more to Dr. Linesh who is there. So Linesh bhai, welcome to this show. और थोड़ा बहुत बताइए आपके जिंदगी का सफर, मतलब आपकी स्कूलिंग, फिर एजुकेशन, और फिर कैसे आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। Okay, okay. But before that, after seeing this photo, I also cherish that memories and मजा आ गया था एकदम वो जीटी में. Yes. I am so happy that you have invited me for this today's episode. I watched few of the previous episodes, and after watching their life journey, which is marvelous as well as enjoying, I am also very much excited to share my life journey. Good. And before sharing, I must appreciate the way to him you get along with people. You are a universal friend. You get along with everybody. I salute your the passion of getting along with people and being a universal friend. So now I share. I was born in a small village called Saundad. Okay. And इस सौंदड़ गांव में एक छोटा मेन रोड पर ही है, ये वो भंडारा के आगे है. नागपुर के अराउंड 60 किलोमीटर भंडारा है, उसके आगे 60 किलोमीटर 50 to 60 किलोमीटर पे सौंदड़ है. नाउ इट इज इन गोंदिया डिस्ट्रिक्ट एंड इट वाज अ होम डिलीवरी. अभी हम सोचते एज अ डॉक्टर जब हम लोग सोचते होम डिलीवरी तो अभी हम लोगों को कुछ अटपटा लगता. I myself was a home delivery child. Okay. I enjoyed my childhood in the village itself, initial few years. And after that also, I used to go to that village enjoying my holidays, summer vacations, and even the Diwali vacations. वो मेरे फादर का गांव था. अच्छा. गांव है ऐसे. Okay. मेरी मदर का जो गांव है वो एक डिफरेंट है. वो इट इज अनदर स्मॉल विलेज. I used to enjoy the life over there also. During all our vacations, we used to go to both these places, Saundad and Akot. Akot is my mother's place. Saundad is my father's place. अच्छा. तो वहाँ की childhood memories and वो सब friends, मेरे cousin brothers थे. Like they were like एकदम close friends. हम लोग दिन भर साथ में रहते थे, गांव में पूरे घूमते थे, हम लोग खेतों में खेलते थे. एक गांव फेरी नाम से एक खेल होता था. अच्छा. इसमें कैसा है कि वो जिसके ऊपर भी डन करना है, जिसको भी वो डन करना है, उसको जाके कोई पेड़ की पत्ती तोड़ के लाओ, और उसके बाद है ना बच्चे सारे लोग दौड़ेंगे और उसको पकड़ लो. किसी को भी जिसको पकड़े उसके ऊपर he will do the thing next. डन उसके ऊपर आएगा. वो है ना, हमने पूरा गांव देख लिया, गांव सीख लिया, मस्ती करते थे रात भर. रात में एक बूढ़े बाबा जी थे, जब तक वो नहीं चिल्लाते हम लोग खेलते रहते. ये हमारी मतलब आई चेरिश दैट दोज मेमोरीज.
बहुत मतलब ऐसे एक सॉर्ट ऑफ एक गांव से गांव कैसे चलता, उसकी जो एक समझ डेवलप होती, मुझे लगता है शायद उसी इसमें वो उसका एक फाउंडेशन उस वक्त हुआ कि गांव में कैसे लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते, किसी के भी घर में जा सकते, कहीं भी जाके छुप सकते, और कोई जब तक सामने वाला इरिटेट ना हो अपनी लिमिट खत्म नहीं होती। टेक द एडवांटेज टिल सामने वाला इरिटेट ना, यहाँ तक वो एक रिलेशन रहता है, और उसके बाद भी दूसरे दिन वो अच्छे से बात करते हैं, तो रिलेशंस not will not get spoiled even at that limit. एक अंडरस्टैंडिंग उस वक्त डेवलप हुआ। फिर हम लोग जैसे बचपन में मेरा प्राइमरी स्कूलिंग केशव नगर प्राथमिक स्कूल में हुआ। वहाँ हमारे ऐसे कुछ फ्रेंड्स, महेंद्र मुलकलवार और प्रमोद गांधी भी वही स्कूल से है। अच्छा, डॉक्टर प्रमोद गांधी। पर मेरा एक खास किस्सा है। ओके। मुझे ऐसे लगता था कि मेरे बड़े ब्रदर को जो एमिनिटीज मिल रहे, जो फैसिलिटीज मिल रहे, वो मुझे भी मिलना चाहिए। एंड माय ब्रदर वाज वेरी कोऑपरेटिव। वो अलग ही है, वो बहुत कोऑपरेट करता, कोई चीज मांगो तो दे देता। कोई बनाना भी लाए तो बड़ा बनाना मैं लूंगा खाने के लिए, सॉर्ट ऑफ दैट। पर अभी क्या हुआ, लिनेश भाई, वो आपसे वो कितने मेरे बड़े से हैं? 1.5 साल, ये 1.5 साल से बड़ा है, 1.5 years 18 months। बहुत बढ़िया दिल है, मतलब। हाँ, बहुत बहुत मजा आया उस वक्त मुझे। फिर एक किस्सा है सुनाने लायक। मेरा बड़ा भाई था फर्स्ट में, और मैं था उधर, क्या बोलते उसको, बालक मंदिर बोलते थे हम लोग। ओके, करेक्ट। नर्सरी काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे वो सब पसंद नहीं था कि भाई वो फर्स्ट में जाएगा और मैं बालक मंदिर में। तो आई वॉज नॉट रेडी टू गो टू बालक मंदिर। तो मैंने जो भी मुझे लेके जाती थी वो लेडी, मैं आज उसको मतलब बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि उसने मुझे टॉलरेट किया। उसको मैंने बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया, मेरे पेरेंट्स को भी परेशान किया। अल्टीमेटली मेरे पेरेंट्स ने जाके रिक्वेस्ट किया और मुझे भी फर्स्ट में बिठाया, तब जाके मैं पढ़ने लगा। तो ऐसा था उस वक्त। मैं अभी भी वो मेमोरीज है ना बहुत चेरिश करता हूँ, बहुत मजा आता है मुझे वो सोच के। बहुत मतलब मैं वैसे एनर्जेटिक था और डैशिंग था उस वक्त। अभी नहीं हूँ, उस वक्त बहुत ज्यादा था। अभी भी है। मतलब दौड़ना, रनिंग करना, तो मैं रनिंग करता था। थोड़ा बड़ा होने के बाद रनिंग किया, तो ऐसे कंपटीशन वगैरह नहीं, मॉर्निंग में रनिंग के लिए जाना, तो मैं मेरे मौसी के घर जाता था रनिंग करते हुए। तो मेरी मौसी मेरे घर से अराउंड 5 to 6 किलोमीटर दूर रहती थी। तो फिर वहां गए, वहां कुछ खाने पीने को मिलता था, मजा आता था अपने को भी। बड़े प्यार से उन लोग भी अपने को रिसीव करते थे। मॉर्निंग में गए, कभी भी बिना बताए भी चले जाता था। तो ऐसा मेरा वो था। फिर मैं साइकिलिंग किया, साइकिलिंग करता रहा। बड़े होने पर मैंने 100-150 किलोमीटर साइकिल रेस वगैरह भी उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। एट द एज ऑफ में अराउंड 2021 वो मैंने किया। स्विमिंग भी किया। मेरे मौसी के जो हस्बैंड, मेरे अंकल जो थे, हम लोग उनको नीलकंठ राव काका बोलते हैं। तो नीलकंठ राव काका जो थे, वो सारे बच्चे को लेके स्विमिंग जाते थे। तो उनके पीछे चले सारे बच्चे, आजू बाजू के भी बच्चे उनके पीछे जाते थे, हम लोग उनके रिलेटिव्स के बच्चे वो भी उनके पीछे जाते थे, सबको सिखाते थे वो। तो हम लोग पढ़ते थे, या पहले हम लोग गए ये फुटाड़ा तालाब, फुटाड़ा लेक में जाते थे। फिर बाद में हमने फुटाड़ा लेक थोड़ा पोल्यूट होने लग गया, फिर बाद में हम अंबाझरी में जाने लग गए। तो थोड़ा अंबाझरी थोड़ा एकदम सडनली एकदम स्टीप उसका ये है स्लोप, तो जल्दी वो डीप हो जाता। फुटाड़ा में वैसा नहीं था, तो वहां हमने सीख लिए, फिर बाद में अंबाझरी में तैरने लग गए। और दैट इज हाउ आई लर्न स्विमिंग। दो मेरे स्ट्रोक्स परफेक्ट नहीं है, बट अंकल ने जो सिखाया बस। तो मैं स्विमिंग भी बहुत एंजॉय करता हूँ। ऐसा मेरा बचपन आ गया। तो प्राइमरी स्कूलिंग, फिर उसके बाद में ये मैंने कुछ एक्टिविटीज बताया। मैं अभी भी एक्सरसाइज कभी कभी कर लेता हूँ, एंड दैट इज हाउ मेरे दिमाग में वही फिक्स हुआ कि मैं बचपन से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इसलिए एक्सरसाइज में अभी भी मुझे इंटरेस्ट है। और
ये फाइंडिंग मैंने कई बार देखा भी है पढ़ते पढ़ते, कि जो बचपन से एक्सरसाइज करता ना वही आखिरी तक अच्छा रहता। बराबर। लेकिन कभी कभी जब मैं अराउंड 20 इयर्स के आसपास था, तब लोग ऐसे बोलते थे एक्सरसाइज क्यों नहीं करता। ऐसे किसी ने पूछा तो वो बोलते थे कि मैं इसलिए एक्सरसाइज नहीं करता क्योंकि मैं जब एक्सरसाइज बंद करूंगा ना तब मोटा हो जाऊंगा। ये कंसेप्ट गलत है। ये मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, और अपने व्यूअर्स ने भी किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि हाँ भाई हमने भी ऐसे एक्सपीरियंस किया। तो ऐसा था वो एकदम बचपन। फिर मेरा स्कूलिंग हुआ सीपी एंड विराट स्कूल में। मेरे फादर उसमें कुछ साल तक टीचर थे, एंड ही हैड अ फेथ कि ये बहुत अच्छा स्कूल है। लेकिन मेरे फादर ने स्कूल Which is true, I said. The school CPN Bera had a very good name. I know it is true, but my father left that school as a teacher, say around 10-15 years before I got admission to that school as a student. He was teacher, he left that school. तो उनके वक्त का स्कूल और मेरे वक्त का स्कूल इसमें फर्क है। मेरे वक्त के जो बच्चे थे बड़े शरारती थे। अब ऑल बॉयज वाला स्कूल था, मुझे लगता है तुम्हारा भी ऑल बॉयज वाला स्कूल था। हाँ, मेरा भी ऑल बॉयज स्कूल। Yes. You were also in all boys. Yes, I तो अब उसमें तो बच्चे शरारती होते ही हैं। हमारे भी स्कूल में ऐसे ही थे, पर हमारे स्कूल में कुछ ज्यादा ही शरारती थे बच्चे। मतलब वहाँ क्या बोलना, टीचर्स को तंग करना, आजू बाजू वाले स्कूल्स में या कॉलेजेस में लड़के लड़कियां आती उनको तंग करना, ये सब एकदम आम बात थी। डिसिप्लिन तोड़ना, वो पीटी करते थे उस वक्त एक स्पेसिफिक आवाज करके हम लोग निकालते थे, वो एकदम फेमस था। तो टीचर्स हमारे बहुत परेशान होते थे कभी कभी, पर टीचर सिंसियर थे। वो टीचर्स हमारे बहुत सिंसियर थे, और उन्होंने आखिरी तक मतलब हमको पढ़ाने के लिए कुछ तो भी जिद में अड़े थे, बहुत कोशिश की उन्होंने। मैं अभी भी याद करता हूँ मेरे एक टीचर को, हमारे कुबड़े सर करके थे, और मैं जब 5th में था तो हमारी वो ट्यूशंस लेते थे कुबड़े सर हमारी, उनको मुझसे बहुत लगाव था। तो एक बार ऐसे हुआ कि मैं गया नहीं ट्यूशन किसी कारण से, तो उनको लगा कि इस बच्चे की अभी पढ़ाई जाएगी, तो उन्होंने सबको छुट्टी दे दी। वो मैं अभी भी याद करता हूँ कि ये टीचर जो है, इन्होंने कितना एफर्ट्स लिया भाई। एक स्टूडेंट के लिए मतलब पूरा क्लास नहीं लिया, क्लास को छुट्टी दिया, और सबको वो नॉलेज मिला कि नहीं वो देखने की वो कोशिश करते थे। तो उनकी जो सिंसियरिटी थी हमको पढ़ाने के प्रति, वो बहुत काम में आई हमको। मैं अभी भी उनको याद करता हूँ, अभी भी बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ मैं। एक हमारे महावादीवार सर थे, महावादीवार। तो एक बार मैं ऐसे स्कूल में थोड़ा निराश होके बैठा था, मतलब किसी से बात नहीं कर रहा था। उन्होंने देखे मेरी तरफ और 1 मिनट सोचने के बाद बोले कि लिनेश, यू विल बी अ गुड थिंकर। उन्होंने देखा कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, उन्होंने एक ठोक दिया, ऐसे पॉजिटिव स्ट्रोक कर दिए। वो कैसा रहा कि वो मेरे दिमाग में घूमता रहा। जब भी अपन परेशान होते हैं तो कुछ सोचते ही है, नेचुरल चीज है ना सोचना। पर वो मेरे दिमाग में, अब जो जितना परेशान होगा इसका मतलब कि उसमें एबिलिटीज कुछ कम है, इसलिए वो उतना परेशान है। और मैं मेरे लाइफ में बहुत बार परेशान हुआ। हो सकता है मेरे अंदर एबिलिटीज कम हो, लेकिन वो हमारे टीचर ने जो डाल दिया था पॉजिटिव स्ट्रोक, और मैं सोचते रहा कि नहीं मैं गुड थिंकर हूँ इसलिए सोच रहा हूँ, चलो भाई। मतलब ये इस तरीके से वो हमारे टीचर्स ने हमको नर्चर किए और हम आगे बढ़ते गए। फिर 10वीं के बाद है ना, हमने शिवाजी साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। हम सब अपने, आप भी शिवाजी साइंस से हो, मैं भी शिवाजी साइंस से हूँ। तो बहुत होशियार लड़कों का हमारा कॉलेज था। अपने सिटी के काफी होशियार लड़के यहाँ आते, मतलब उस वक्त तो भी बहुत होशियार लड़के ही आते थे।
अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप परेशानी में आने वाले हो। इसका क्या मतलब होता है कि हुसैन लड़के आते थे, लड़कियों का क्या है मतलब? ये तो बड़ी बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन टाइप हो गया, मतलब क्या जो आप बोल रहे हो। नहीं नहीं, मेरे मन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। होशियार लड़के लड़कियां वहां आती थी, एकदम टॉप में, नंबर आपने 1 में बोल वो दिया, कॉलेज। मतलब आप बोल दिया, अब रिकॉर्ड हो गया, मतलब आप नाउ यू हैव अ टफ टाइम। नो नो, हाँ भाई, the देखेंगे way अभी we कोई English है में क्या। the way we speak in English, there were good guys who were coming and all. So guys is a common thing for boys and girls same way. Okay, fair हाँ, enough. चलिए। लड़के ये शब्द कई बार है ना, लड़के और लड़कियां दोनों को डिनोट करता है। इसमें भी एक किस्सा है, बताता हूँ मैं। एक बार एक हॉस्पिटल में मैं एज अ हम्म पीडियाट्रिशियन गया। हम्म तो गर्ल चाइल्ड डिलीवर हुई, हम्म लेकिन वहां की जो ये थी अटेंडेंट थी, उसने हाँ बाहर जाके बता दिया, हाँ हाँ हो गया भाई, लड़का हो गया है। ओ। अरे बाई गॉड्स ग्रेस उस वक्त एक ही डिलीवरी हुई थी, और फिर हाँ, हमको कन्विंस करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई, लड़का नहीं हुआ, लड़की हुई है घर। आई नो। देव बोलेगा आपने शिफ्ट कर दिया वगैरह, मेरे बेटे को बेटी से शिफ्ट कर दिया वगैरह। तो लेट अस होप अपने एसएस के लड़के लड़कियां काफी समझदार हैं, वो समझ लेगी। सो मैं है ना, मैं भी काफी सिंसियर था उस वक्त, हम्म एसएस में जब था, शिवाजी हम्म साइंस में। हाँ तो उस वक्त मैंने एक चीज बहुत एंजॉय किया, गैदरिंग में मैंने एक बार एक ब्रेन का स्केच निकाल के, और ओ हाउ ब्रेन वर्क्स, ओके, ये मैंने प्रेजेंट किया। अच्छा, तो ऐसे कागज पे वो स्केच निकाला था, और हाँ। मैं उसके पीछे खड़ा था, जो भी आता था उसको मैं बताता था कि ये यहाँ ऐसे है, वहां वैसा है, यहाँ से इम्पल्स आता है, वहां जाता है, ये सब बता रहा था उनको। हम्म तो मैंने उसको एंजॉय किया। वो क्या बोलते हैं, उसका गैदरिंग का एक पार्ट था। फिर हाँ आखिरी दिन, हम्म जब धनवटे रंग मंदिर था अपने नागपुर में उस वक्त, बराबर। अभी नहीं है वहां, उस जगह पे कोई एक शॉपिंग मॉल है, हम्म उस धनवटे रंगा मंदिर में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी था। हम्म एंड पहले एंटरटेनमेंट प्रोग्राम थे, बाद में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी था। हम्म तो मैंने एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स देखे, आई नेवर थॉट आई विल गेट एनी प्राइज। हाँ एंड मेरे कजिन ब्रदर है प्रवीण कुरवे नाम से, ही वाज हाँ आल्सो इन दैट कॉलेज। हम्म तो उसने फिर मुझे आके बताया, अरे लिनेश, तुझे तो फर्स्ट प्राइज मिला, तू था ही नहीं, मैंने ले लिया। That is the memory I cherish with हम्म Shivaji Science at that time. हम्म फिर उसके बाद मैंने ली एडमिशन जीएमसी नागपुर में। हम्म It was easy for me. I was getting admission for VRC. उस वक्त तो VRC था, now it is VNIT करेक्ट। and GMC both. तो मेरे पेरेंट्स मुझे बोल रहे थे कि अरे भाई तू वीआरसी में एडमिशन लेके रख, मेरे पीछे लग गए वो। तो मैंने उसका फॉर्म खरीदा। आई वॉज श्योर श्योर कि मुझे अभी जीएमसी में मिलने वाला है। हम्म पिछले साल के जो भी स्कोर्स थे मैंने सब टैली किए थे। हम्म मैंने वो फॉर्म लिया, परचेस तो किया, लेकिन वो भरने की मुझे इच्छा नहीं हुई। वो अल्टीमेटली मैंने फॉर्म किसी दूसरे को सेल कर दिया। आई सोल्ड दैट एडमिशन फॉर्म। प्रोस्पेक्टस जो था बेच दिया। दिस वाज हाउ आई गॉट एडमिशन टू जीएमसी नागपुर। अच्छा, या एक बात कई लोग बोलते हैं कि मतलब लोग गेट इनटू मेडिकल बिकॉज उनको लगता है आगे जाके दे विल गेट डॉक्टर विल बिकम द स्पाउस। वाज देयर ए मोटिवेटिंग फैक्टर कि भैया मेरी बीवी भी डॉक्टर होगी, इसलिए यू डिडंट गो टू वीआरसी? लोग बोलते हैं कि भाई इंजीनियर को लड़की ठीक से मिलती नहीं और जल्दी मिलती नहीं वगैरह। नहीं भाई, ये मेरा कुछ मोटिवेशन नहीं था। हम्म उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर लोग कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। हम्म अगर विलेज में जाने की इच्छा हुई तो विलेज में ही चले जाएंगे, बराबर। सिटी में काम करने की इच्छा हो तो सिटी में जाके काम कर लेंगे, किसी हम्म को हेल्प भी कर सकते हैं, हम्म पैसे भी कमा सकते हैं, सब कुछ ओपन है।
और एक व्हाइट कोट के प्रति थोड़ा ये था, अट्रैक्शन था कि चलो यार अपन भी व्हाइट कोट डाल के जाएंगे। तो मैंने फिर जीएमसी प्रीफर किया। फिर जीएमसी में आने के बाद कैसा है कि अब बच्चा 18 साल से ऊपर हो जाता, बराबर, तब वो इंडिपेंडेंट थोड़ा सोचने लगता, और अब पेरेंट्स भी उसको उतनी हेल्प नहीं कर सकते जितनी बचपन में की है। तो मेरा पूरा लाइफ जीएमसी आने के बाद काफी चेंज हो गया। कैसा था कि 12th तक मैंने कभी ये फील नहीं किया था कि मैं किसी ग्रुप में मिक्स नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे कम। अब जीएमसी में आने के बाद मुझे ये फील होने लग गया। तो I was the only person who used his bicycle right up to the final year in GMC now. Okay. And there was one girl also. She is Dr. Jyoti Deshmukh. I never talked to her, but I have a respect for her feelings. She might have felt same things which I felt. She might not have felt also. That वो मैं predict कर रहा हूँ सिर्फ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। But I was the person from day scholars who used bicycle till the end of my final year. मैंने देखा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसे होता है, लेकिन मेरे सारे ही फ्रेंड्स के साथ गाड़ी थी, उनके पास गाड़ियां थी, तो मैं उनके प्लान में कैसे एडजस्ट होऊंगा? अगर कहीं जाना है, कहीं मिलना है, कैसे हो पाएगा ये सब? अच्छा, मेरे कॉलेज में हॉस्टल में जो लड़के लोग थे, उनकी कंडीशन मुझसे भी बहुत खराब थी, इकोनॉमिकल कंडीशन। एंड मैं उनको समझ नहीं पा रहा था क्योंकि मैं हॉस्टलर नहीं, वो हॉस्टल में रहते थे, उन्होंने और क्या बोलते हैं, लाइफ देखा हुआ है, फील किया हुआ है। आई फेल्ट एज इफ आई एम अलोन दैट टाइम। फर्स्ट टाइम लाइफ में इतना स्ट्रेस हुआ, लंबे समय तक, 5 साल तक। मेरा पहले साल का एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम लोग सीनियर्स को अवॉइड करते हैं जनरली, रैगिंग वगैरह होती है करके, तो हम लोग टिफिन खाने के लिए कॉलेज में नहीं टिफिन खाते थे, हम लोग बाहर जाते थे अपना टिफिन लेके, एक शंकर भोजनालय करके था, वहां खाते थे। वहां सब लोग है ना कुछ मंगाते थे होटल से, रेस्टोरेंट से। मैं नहीं मंगाता था, चाहे मुझे इच्छा हो, मैं ये बोलता था कि नहीं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। फिर आते आते सब लोग है ना गन्ने का रस पीते थे, तो एक बार मैंने कोशिश भी किया, एक ऐसे देख के ये अपना साथी कोई मिलता क्या करके। मैंने उस दोस्त को बोला, इसका अभी नाम नहीं बताऊंगा मैं, यार ये रोज रोज गन्ने का रस पीना जरूरी है क्या? मैं थोड़ा कटोल रहा था कि भाई अपने को कोई मिल जाए साथी। तो उसने आंसर किया, बहुत जरूरी है यार, बोले इतनी गर्मी है, ठंडक तो बहुत जरूरी है, बोले रोज गन्ने का रस मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर तब से मैं वो ग्रुप से थोड़ा थोड़ा दूर हो गया, और बहुत मैं लोनली फील किया। कहाँ? हमारे ग्रेजुएशन में मेरे पेरेंट्स को मैं बोलता था कि पापा मुझे गाड़ी चाहिए, तो मेरे पापा मुझे बोलते थे कि तू मेरी गाड़ी लेके जा। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। आप गाड़ी से साइकिल पे उतर आओगे, ये मुझे कतई पसंद नहीं था। मुझे गाड़ी चाहिए थी, लेकिन नहीं लो, सेकंड हैंड लो कैसे भी। माय फादर हैड अ सेकंड हैंड किया स्कूटर दैट टाइम। अच्छा। तो वो मुझे मंजूर नहीं था कि मेरे फादर जो अभी गाड़ी चला रहे, स्कूटर चला रहे, वो साइकिल से जाए, और मैं जो साइकिल से जा रहा हूँ वो स्कूटर से जाऊँ, ये मुझे मंजूर नहीं था। तो मैंने वही अपना कंटिन्यू किया। उस वक्त मेरे मतलब थोड़े कम ही दोस्त थे, कुछ लोग जिनसे मैं थोड़ा अलाइन हो पाया अच्छे से। डॉक्टर आशीष वानखेड़े करके है, डॉक्टर कैलाश जीने करके है, डॉक्टर दिनेश सारिया है, डॉक्टर विजय अग्रवाल है। विजय अग्रवाल के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन वो मुझे उस फील नहीं होने दिया उसने कभी। तो वेरी नाइस पर्सन।
उसका बुक भी मैं कभी भी लेके पढ़ता था, उसके रूम में जाता था, रहता था, उसके साथ मुझे बहुत कंफर्टिंग लगा उस वक्त। वेयर एज जब मैं आज सोचता हूँ तो मेरे सारे ही फ्रेंड्स अच्छे लगते मुझे। तो प्रॉब्लम उनमें नहीं था, प्रॉब्लम शायद मुझ में था कि मेरी सोशल क्वोशंट, मैं ऐसे फील करता हूँ मेरा सोशल क्वोशंट थोड़ा कम है शायद। बहुत लोगों के साथ एट ए टाइम नहीं मैं मिक्स होता, एक एक के साथ मिक्स होता मैं। मेरे पेरेंट्स को भी इधर ये ऐसा नहीं था कि हम लोग बहुत ज्यादा पुअर थे, वो भी सर्विस करते थे मेरे फादर, लेकिन 3 बच्चों का एजुकेशन करना, और उधर उनके विलेज में जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो भी थोड़े हार्डशिप से जा रहे थे इकोनॉमिक, तो उधर कुछ ना कुछ वो थोड़ा थोड़ा उनको सपोर्ट देना पड़ता था। एंड दैट वाज हाउ, मतलब मुझे थोड़ा वो पीरियड थोड़ा डिफिकल्ट गया। मेरे फादर को मैं देखता था कि वो बहुत कम खर्चा करते, तो मुझे ऐसा लगता था कि इनिशियली मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कैसे हो रहा है लाइफ में कि मेरे फादर के जो कलीग्स हैं उसी ऑफिस में काम करते, वो थोड़ा लैविश लाइफ जी रहे और हम लोग थोड़ा कम। पर जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई, मेरे फादर रिटायर हुए, एंड द वे ही हैड मैनेज्ड हिज लाइफ, कुछ सालों के बाद ही मुझे पता चला कि माय फादर इज लिविंग मच बेटर लाइफ देन द पीपल टू whom I used to compare. तो जो लोग मुझे लगता था कि मेरे फादर से लैविशली खर्चा कर रहे, उनसे भी मेरे फादर एक बैलेंस लाइफ और अच्छी लाइफ जी रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट। ये पता चला मेरे फादर के रिटायरमेंट के 1-2 साल के बाद, जब वो लोग मेरे फादर की तरफ आते और लोन मांगते, तब मुझे पता चला अरे ये मेरे फादर से लोन मांग रहे। ऐसा हुआ। तो इससे क्या हुआ, मुझे लाइफ में एक होप मिला, ऐसा होप एंड रेजिलियंस, ऐसी चीज की अभी मुझे कुछ लगा ही नहीं कभी कि अभी हम कम है करके। जब भी मुझे लगता हम कम है तो मुझे लगता फ्यूचर में हम आगे जा सकते हैं। तो मेरे लिए लाइफ बड़ा इजी हो गया उस वक्त। ये मेरा एक्सपीरियंस में बताया आपको। तो ये ठीक है एक्सपीरियंस, पर मेरे 5 साल और उसके बाद वाले साल काफी स्ट्रेस में गए। और एक स्ट्रेस का एक और रीजन था कि मेरा एक बिलीफ था उस वक्त कि थोड़ी एग्जाम में मार्क्स हमको अगर मिलाना है एमबीबीएस कॉलेज में, तो ये जो हमारे टीचर लोगों के या डॉक्टर लोगों के एक्वेंटेंसेस जो है, या जो मनी मैटर्स है, उससे ही हमको मिल पाएंगे मार्क्स। ये मेरा बिलीफ था। एंड बिकॉज आई हैड नो फेथ ऑन द इवैल्यूएशन सिस्टम, I lost my valor and vigor to study. Okay. So वो बिलीफ ने भी मेरा बहुत नुकसान किया। Again I can say that हो सकता है कि मेरा सोशल क्वोशंट कम हो, क्योंकि मैंने जब देखा बाद में कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को जिन्होंने एडमिशंस लिए वो काफी अच्छे सिंसियर बच्चे थे, जो मेरे ही दोस्त थे वो। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे थोड़ा कुछ इनजस्टिस हुआ है या क्या हुआ है, लेकिन जब मैंने मेरे दोस्तों को देखा तो वो भी सिंसियर और ऑनेस्ट लोग थे, जो भी आगे गए डिग्रीज को एडमिशन लेके। मुझे सिर्फ एमडी फिजियोलॉजी को एडमिशन मिल रही। ओके। हाँ, तो मैंने एमडी फिजियोलॉजी को एडमिशन लिया, लेकिन कैसे है वो फिजियोलॉजी मेरा बहुत अच्छा था। मेरा स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में मुझे डिस्टिंक्शन वगैरह था। इट इज द सेम, मतलब जीएमसी में किया हुआ है? जीएमसी में मैंने एमडी किया। हाँ, करेक्ट। तो एमडी फिजियोलॉजी मैंने एडमिशन लिया, कंप्लीट नहीं किया। वो एडमिशन लेके फिर मैंने प्री पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी की। So I prepared for that ऑल इंडिया प्री पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन को एडमिशन मेरा ऑल इंडिया प्री पीजी एग्जामिनेशन के थ्रू हुआ है। तो इन माय नॉलेज आई एम द ओनली पर्सन फ्रॉम माय बैच
जिसने ऑल इंडिया प्री पीजी क्लियर करके पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ओके। काफी लोगों को इधर उधर मिला होगा एडमिशन, पर मेरे नॉलेज में नहीं है। ज्यादातर लोगों को डायरेक्टली उनके एमबीबीएस फाइनल के मार्क्स या एमबीबीएस के मार्क्स से उन्होंने एडमिशन लिया। अच्छा। तो इससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। पर फिर भी स्ट्रेसेस चालू थे लाइफ में। मुझे ऑल इंडिया एंट्रेंस के थ्रू जो एडमिशन मिला, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरे ही कॉलेज में मिला। एंड माय सेकंड चॉइस वाज DCH, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ। ओके। माय फर्स्ट चॉइस वाज MD मेडिसिन। तो ये इसलिए कि मुझे पता नहीं था कि कैसे चॉइसेस डालते। हमारे इधर से नागपुर से पास होने वाले लोग बहुत कम थे, बहुत कम गाइडेंस अवेलेबल था। तो मेरे सेकंड चॉइस के सब्जेक्ट पे मुझे एडमिशन मिल गया। एंड देयर वाज नो रीशफलिंग दैट टाइम। मुझे पहले ही इसमें एडमिशन मिल गया, राइट इन द फर्स्ट लिस्ट। और जो सीट्स वैकेंट थी उस पर मेरे पीछे वाले बच्चों को एडमिशन दिया गया। ओके। तो उसके बाद कुछ ही साल में रीशफलिंग हुआ, चालू हुआ रीशफलिंग, और उसके बाद वो जो इनजस्टिस टाइप है वो बंद हो गया। लेकिन वो मेरे दिमाग में काफी दिन तक घूमता रहा। और मैं सबको यही बताता था कि रीशफलिंग नहीं है, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ। वो मेरा वो थोड़ा एक बैड पैच टाइप गया। पर पोस्ट ग्रेजुएशन में डॉक्टर अनिल मोरे वगैरह मेरे साथ थे। वो मैंने बहुत एंजॉय किया वो पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम। मैं बहुत सिंसियर था उस वक्त। सिंसियरली किया मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद भी स्ट्रेसेस इतने रहते हैं 24 आवर्स ड्यूटी के बाद। कई चीज, एक आधी चीज भूल गए हम लोग कि आज इसका बीपी लेना भूल गया, कुछ हो गया। अब बीपी ले रहे हैं किसी पेशेंट का, एक दिन भूल गया तो भी उसका स्ट्रेस कई बार रहता था। तो वो स्ट्रेस में है ना, आई लाइड वंस। ये मेरे टीचर ने नहीं, मेरे सीनियर ने पूछा इसका बीपी लिया क्या? मैंने बोला हाँ। आई वाज इन स्ट्रेस। तो तब मेरी समझ में आया कि स्ट्रेस में आदमी झूठ बोल सकता है। ये मेरे माइंड में मैंने पक्का कर लिया। तो इसका आगे जाके मुझे एक बड़ा खास एक्सपीरियंस है। मैंने प्रैक्टिस चालू करने के बाद क्या हुआ, एक बार एक नए स्टाफ सिस्टर को अपॉइंट किया। अब मेरे पेशेंट लोग बोलने लग गए, सर मैंने इनको इनके तरफ इतने फीस दी थी और इन्होंने आपको इतनी रिपोर्ट की है। फर्स्ट एंड सेकंड डेज में ये एक्सपीरियंस। तो मैं थोड़ा अभी सोचने लग गया, सब क्या करूं मैं अभी। मेरी सिस्टर को बुलाया। सिस्टर को बोला, सिस्टर देखो पेशेंट क्या बोल रहा है। तो वो भी हड़बड़ा गई। उसको लगा अभी अपनी चोरी पकड़ी गई। वो हड़बड़ा गई, वो डर गई, वो स्ट्रेस में आ गई। उसने बोला, सर मैं कल से नहीं आऊंगी, अगर आपको किसी को दूसरे को रखना है रख लो। मैंने बोला मैंने आपको तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने मेरी तरफ से आपको कुछ बोला ही नहीं। मैंने तो सिर्फ ये बोला कि ये पेशेंट देखो क्या कर रहा है, कह रहा है। आप आराम से काम करो, आप काम करते रहो। तो टू माय सरप्राइज वो सिस्टर, जिसको झूठ बोलने के बाद भी, अब मैं ये नहीं बोलता कि उसने झूठ बोला, लेकिन मेरे पेशेंट ने बोला कि वो झूठ बोला। तो ये एविडेंस होने के बाद भी मैंने उसके ऊपर फेथ रखा। यू आर अ गुड पर्सन, हो सकता है कुछ हो गया होगा। ऐसे इनडायरेक्टली तो अपने बॉडी लैंग्वेज से उसको समझ जाता है, हो सकता है कुछ हो गया होगा। यू कंटिन्यू योर वर्क। शी वर्क सिंसियरली with me for pretty long period, maybe around 6-7 years, and she is still working with me. और ऐसी पोजीशन है कि अगर गलती से मैं भूल जाता हूँ कि उसके घर के अगर कोई लोग आते हैं मेरी तरफ
इसके मेडिसिन के लिए, कंसल्टेशन के लिए, और मैं गलती से अगर भूल गया उसके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखना कि कंसेशन या कुछ भी, तो पूरा पेमेंट खुद ही कर देती है। तो ऐसा है। तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस था कि आदमी स्ट्रेस में झूठ बोल सकता है, वो आदमी की पूरी पर्सनालिटी नहीं है, वो स्ट्रेस है, उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस कई बार हमारे पेरेंटिंग में भी हमको काम में आता है। हम जैसे बच्चा एक छोटी सी गलती कर देता है और पेरेंट्स तुरंत चालू हो जाते हैं, ये तू झूठ बोली, तू ऐसी करती, तू गलत करता, तू गलत करती। तो मैं उनको बोलता था थोड़ा पेशेंस रखिए भाई, उसकी गलती को निग्लेक्ट करो, उसकी अच्छी चीज को आप प्रमोट करो। तो ये काफी न्यूज में आया एक्सपीरियंस मेरे। कभी भी, इसीलिए मैं आई एम ऑलवेज अगेंस्ट demeaning any child despite of his mistakes. I always want parents to neglect the mistakes. Cherishing and polishing good things is the key to good mentoring. ऐसे मुझे लगता, वो मेरा उसका फाउंडेशन वहां हुआ है। फिर उसके आगे मेरे स्ट्रेसेस कम तो नहीं होंगे इतनी सी बात से। मेरा मैरिज हुआ, आई गॉट मैरिड, एंड I have a very pretty, considerate, very good wife. I am very lucky to have her in my life. एक बार क्या हुआ, मैरिज के बाद हम लोग दोनों टीवी देख रहे थे, अपने काम से है टीवी देख रहे, और बाजू के रूम में, अपने रूम में मेरे पेरेंट्स सो रहे थे। तो मेरी वाइफ बोलती कि तुम वॉल्यूम कम करो थोड़ा टीवी का। अब ऐसी स्टेज आ गई कि she was able to hear clearly, I was not able to hear. अरे तो तब एक और डायग्नोसिस मेरे सामने आया, some deficit in my hearing. कुछ फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा डेफिसिट था। मैं ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो वो बोलता कि ये ओटोस्क्लेरोसिस है, माइनर अभी फॉल्ट है इसमें। लेकिन वो बोलते बोलते बता गया कि दिस कैन लीड टू टोटल डिफनेस, ये प्रोग्रेसिव डिसीज है। तो तब तो मैंने कैसे सुन लिया उस चीज को। आई रिमेन कंपोज्ड एंड क्वाइट टिल आई रीच माय होम। फिर मैं जैसे ही घर आया, तब मेरी आंखों में पानी था। and I looked at her. उसके भी आंखों में पानी था। So she was also in tears. After that, I needed no other proof about our love. I got operated, and the problem was solved to a great extent. And एक बात और मेरी समझ में आई, एक तो मेरा प्यार, और दूसरा ये कि मैं जो फर्स्ट MBBS 12th के बाद मेरा जो परफॉर्मेंस MBBS में डिटोरिएट हुआ, उसका वन ऑफ द रीजन में भी माय हियरिंग डेफिसिट है ना। और तब मैं रिकलेक्ट किया कि जब मैं लेक्चर के नोट्स लेता था, मैं बाजू वाले के कॉपी में देखता था कि क्या बताया भाई उसने। तो handicap which is not recognized or which is not supported with some aids or something, जैसे अगर मुझे दिखता नहीं है
आई हैव गॉट स्पेक्स, तो जो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ या फिर जिसको कोई एड्स देके सपोर्ट नहीं कर पाए हम लोग एड देके, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है पर्सन के लाइफ में स्ट्रेस का। ट्रू। तो ये एक मेरे ख्याल में आया उस वक्त, और तब से मेरा हैंडीकैप्ड पर्सन की तरफ देखने का नजरिया चेंज हो गया। तो हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए सब लोग अगर कोई रेस में चल रहे हैं, उसमें कोई हैंडीकैप है, बाकी लोग अगर चल भी रहे होंगे तो उसको दौड़ना पड़ता है, उसके बाद भी वो कॉम्पीट नहीं कर पाता। एग्जैक्टली, ट्रू। तो ये मेरा एक्सपीरियंस में मेरे अंदर हैंडीकैप्ड लोगों के प्रति एम्पैथी डेवलप कर गया कि उनको कैसे लगता होगा, उनके साथ क्या हो रहा होगा, ये समझने के लिए मेरा ये एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी था। फिर मेरी प्रैक्टिस चालू हो गई भाई। अब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तो क्या है, ये डॉक्टर अनिल मोरे के साथ हम लोग बहुत एंजॉय किए, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन वो बहुत खाने का शौकीन, और हम लोग ऐसे चिकन खाते थे, और चिकन खाने के बाद बहुत प्रोटीन हो गए, तो हम लोग उसके साथ थोड़ा आम खाते थे, आम खाने के बाद और प्रोटीन खा सकते इसलिए और चिकन खाते थे। बहुत एंजॉय किया वो लाइफ हमने। दिनेश भाई, I think this is, I think, a wonderful life journey which you have, I think, spoken with us till this point in time. And I know there are a lot of things which you end up doing, which is there. हाँ जी लिनेश भाई बोलिए। हाँ भाई, तो हमने फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है। अब प्रैक्टिस में हमारे जो टीचर्स थे, डॉक्टर रावत सर, डॉक्टर दीप्ति जैन मैडम, इन्होंने हमारे दिमाग में इथिक्स ऐसे डाले थे कि इंजेक्शन नहीं यूज करना, सलाइन नहीं यूज करना, यूज एंटीबायोटिक्स ओनली व्हेन नेसेसरी, यूजिंग पैरासिटामोल एज एंटीपायरेटिक, नॉट यूजिंग एनी अदर NSAIDs, नॉट प्रिस्क्राइबिंग प्रोटीन पाउडर और बेबी फूड्स। तो ये इसके कारण ये इथिक्स में हम लोग, मैं इतना लगा रहा प्रैक्टिस में कि समझो कि मेरे प्रैक्टिस मेथोडिकल ज्यादा हो गई, और मुझे ये समझ में आया कि मेरा सोशल क्वोशंट इज पुअर। ओके। क्योंकि ज्यादा मेथोडिकल होने से हम पेशेंट्स को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाते अपनी तरफ। फिर मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया प्रैक्टिस के बीच में। मुझे ऐसे लगा कि मेरे पेशेंट्स का डेटा ठीक तरीके से रखना चाहिए, और मेरा जो कंसेप्ट था, ये डेटा इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट आता तब उसने पिछले बार क्या मेडिसिन खाया था, पिछले बार क्या प्रॉब्लम्स थे उसके, ये सब हम कंटिन्यूएशन मेंटेन कर सकते, तो हमारी आइडिया ज्यादा क्लियर होती पेशेंट के बारे में। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, उस वक्त विजुअल फॉक्स प्रो में मैंने डिजाइन किया, और अपने शिवाजी साइंस के डॉक्टर प्रमोद गांधी है, उसने उसको बहुत लाइक किया, यूज किया, और मुझे उन्होंने रिफाइन करने के लिए मोटिवेट किया। तो मैं उसको रिफाइन करते गया, मैं लगा रहा, काफी दिन तक मैंने उसको रिफाइन किया, उसमें मैंने हार्डवेयर भी इंटीग्रेट किया। और उस वक्त कैसे कि वो इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले लोग रहते थे, मैं VNIT वालों से कहीं नहीं कंपेयर कर रहा हूँ भाई, VNIT वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अलग होते हैं, पर उस वक्त इंस्टीट्यूट से आते थे लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, और उनको मैं जब बताता था कि ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर है, तो वो भी आश्चर्य करते थे, अचंभे में रहते थे कि आपने हार्डवेयर कैसे इंटीग्रेट किया, आप मोबाइल कैसे ऑपरेट करते हो तुम आपके सॉफ्टवेयर से, आप वो डॉक्टर प्रमोद गांधी की सिस्मेक्स की ब्लड एनालाइजर भी मैंने अपने सॉफ्टवेयर में अटैच किया, तो उन लोग भी आश्चर्य करते थे। मुझे काफी एकदम प्राउड लगता था ये सब उनको बताते समय कि ये सॉफ्टवेयर मैंने बनाया हुआ है। डॉक्टर गांधी ने काफी दिन तक यूज किया उसको, बट बाद में उनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, तब उनको दूसरा सॉफ्टवेयर लेना पड़ा। और नीरी के डिस्पेंसरी में है वो सॉफ्टवेयर अभी भी, और अपने डॉक्टर जितेंद्र वाड़के, वो अभी इसी साल मेरे से वो सॉफ्टवेयर का न्यू वर्जन लेके गए, उनको अभी भी उसको यूज करना है। तो ऐसे एक वो मेरे लाइफ का एक पार्ट था।
फिर मैंने 2006 से 2009 तक साइकोलॉजी स्टडी किया, एमए साइकोलॉजी एडिशनल एंड सॉरी बीए साइकोलॉजी एडिशनल एंड एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर. ओके. थ्रू आउट आई स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी. क्या बात है. आई बिल्कुल, आई गॉट 2 गोल्ड मेडल्स फॉर दैट फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी. इसमें एक इंसिडेंस बताता हूँ. एल्विस, one of my friend who studied with me, actually he was the topper initially in second year of MA. Okay. But I applied for revaluation of my paper and I got good marks in revaluation. So I became topper. So Elvis का response and reaction इतना अच्छा था. He just said, why you deserve it. And he is still very friendly with me. तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेडल मुझे मिला लेकिन असली साइकोलॉजिस्ट एल्विस है. ट्रू. फिर साइकोलॉजी के मेरे काफी एक्सपीरियंसेस है. वहाँ हमारे सोनल पालीवाल नाम से मैडम, वो अभी भी है, साइकोलॉजी पढ़ाते हैं वो अभी भी. तो उन्होंने मुझे एक जेंटलनेस पढ़ाया. जैसे मैं प्रैक्टिस में था, हिस्टेरिकल कन्वर्शन रिएक्शन नाम से एक प्रकार होता है. आपको आइडिया है क्या उसकी हिस्टेरिकल कन्वर्शन रिएक्शन? नो, टू टेक्निकल फॉर मी. पेशेंट लोग ऐसे कन्वर्जन आए जैसे करते हैं, या फिर जैसे होश में नहीं है ऐसे बर्ताव करते. एक्चुअल नहीं कन्वर्जन रहते वो, या एक्चुअल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं रहता. ओके. तो स्ट्रेस में ऐसे बिहेव करते. तो हम लोग एज ए प्रैक्टिशनर क्या करते थे, उनको पेनफुल स्टिमुलस देते थे ताकि वो सीधा हो जाए. भाई ये ऐसे मतलब मैलिंगरिंग कर रहा है, वो जो कुछ भी प्रिटेंड कर रहा है वो छोड़ के वो सही रास्ते पर आ जाए, तो कुछ पेनफुल स्टिमुलाई देते उसको. ऐसे हम डॉक्टर्स लोग करते हैं, कई डॉक्टर लोग करते हैं. लेकिन सोनल मैडम ने मुझे बताया कि नहीं, अभी उसका स्ट्रेस है, अभी उसको आप स्ट्रेस रिलीव करो, एक्सेप्ट कर लो, उसको सोने दो. फिर बाद में जब उसका स्ट्रेस कम होके वो आपके पास आएगा नेक्स्ट सेशन में, उसको कोपिंग रिसोर्सेस बताओ ताकि उसके स्ट्रेसेस परमानेंटली कम हो जाए. ये जेंटलनेस जो है बहुत काम की चीज है. अपने बच्चों को भी हम जब परवरिश करते तो मेरी समझ में आया कि हम अपने अगर चिल्ड्रन को, डॉटर्स या सन को अगर बोलेंगे आ बेटा ये तेरा काम है, ये तू कर, तो वो नहीं करेगा. लेकिन उसको जेंटली बुलाएंगे, भाई तू इतना हेल्प करता क्या मुझे, बेटा तू इतना हेल्प करता क्या, अरे तू ये थोड़ा दे तो मुझे किचन से ला के दे, या किचन में कुछ और करके दे. तो धीरे धीरे वो हेल्प करने लगता. तो जेंटलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसको जेंटलनेस आएगा उसको मेंटरिंग आएगा, उसको साइकोलॉजी आएगी, ऐसे मुझे लगता है. फिर ना हमारा एक रीयूनियन हुआ था, सखे सोपती करके. हमारे जो स्कूल फ्रेंड्स थे, जो शरारती बच्चे थे, वो कुछ सालों बाद मिले तो इतने अच्छे बच्चे रहे हुए. सब लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करते, सोसाइटी को हेल्प करते, इतने अच्छे अच्छे काम करते कि बहुत प्राउड फील होता हूँ उनके साथ रह के. ये सब क्यों हुआ? वहाँ हमारे 2 लोग थे, एक मिस्टर शशिकांत मानापुरे और एक दिलीप भिवापुरकर. उन्होंने लीडरशिप लेके वो ग्रुप को पूरा एक रूप दिया कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स है सके सोपती की. एक फाउंडेशन बनाया और वो ऑब्जेक्टिव्स अभी परमानेंट हो गए. अब हम लोग अच्छे ही काम कर सकते हैं, गलत काम फाउंडेशन के अंदर नहीं हो सकता. तो उन्होंने उसका वो फाउंडेशन, वो बेसिक, उनको काफी क्रेडिट जाता है उस चीज का. फिर और एक चीज बताता हूँ मेरे लाइफ में. मैं एक बार डॉक्टर रवि कोल्ले से मिला. ही इज अ सोशल वर्कर वर्किंग इन मेलघाट. ओके. वो एकदम दूर दराज के जगह पे जाके अपनी मेडिकल सर्विसेज देने के लिए चले गए थे. फिर उनको समझ में आया कि कुछ पढ़ना चाहिए तो वापस आए. वापस आए तो हम लोग उस वक्त पढ़ रहे थे. वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे जीएमसी. उनके साथ मिलके हमको बहुत एक डिफरेंट एंगल मिला लाइफ की तरफ देखने का. उनका कहना है सोशल वर्क इज टू बी डन फॉर सेटिस्फाइंग आवर ओन मोटिव्स एंड विशेस. It is not for showing it to the society.
ऐसे अलग अलग फंडे मिले उनसे, लाइफ के तरफ देखने का नजरिया पूरा चेंज हो गया और मैं भी चेंज हो गया। काफी स्ट्रेसेस धीरे धीरे कम हो रहे। फिर उनके साथ रहने के कारण मुझे काफी फ्रेंड्स भी मिले। प्रोफेसर चंद्रकांत रागेट, डॉक्टर अभिजीत भारद्वाज, अपना अविनाश निंबाळकर, he is from that करेक्ट from that group। हमने मैत्री यात्रा नाम से एक साइकिल टूर निकाला था, उसमें हमारी इन लोगों से दोस्ती हुई, विजय कावरे। और लाइफ है ना चेंज होते क्या, लाइफ की तरफ देखने का नजरिया चेंज। फिर मैं महान एक नाम से एनजीओ है मेलघाट में, उसका भी मेंबर हुआ। अच्छा। इट इज अ ब्रेनचाइल्ड ऑफ डॉक्टर आशीष सातव। ही इज अ विजनरी मैन एंड रिसर्च इज हिज टूल। वह लोकल लेवल पे कुछ तो भी अच्छा काम करता और ग्लोबली उसको प्रूव करके अपना रिसर्च प्रेजेंट करता। तो लोकल लोग भी उससे बेनिफिटेड होते हैं एंड द होल ग्लोब, द होल ह्यूमैनिटी इज बेनिफिटेड। I learned from him that research is a very powerful tool. I wish I can do some research in my life. In 2004, we are blessed with a daughter. We were blessed with a daughter. ठीक है, और हमारा लाइफ एकदम चेंज हो गया। बहुत लाइवली, लाइफ एंजॉइंग, क्यूट ऐसी हमारी डॉटर हुई, जिसको स्विमिंग बहुत एंजॉय किया उसने रेन में एकदम सोक होना, भीगना बहुत एंजॉय किया। तो उससे लाइफ मेरा चेंज हो गया और एक मुझे लाइफ एक्सपीरियंस भी आया। मैं चाहता था कि वो बाकी बच्चों जैसे मैं बचपन से एक्सरसाइज करता, मैं चाहता था कि वो भी एक्सरसाइज करे। और हमने उसको स्विमिंग, उसको अच्छा लगता करके स्विमिंग में डाल दिया और हम उसको मतलब उसको प्रूव कर दिया हमने उसके लिए कि शी इज अ गुड स्विमर। और वो उसने भी हमको प्रूव करके दिखाया कि शी इज अ गुड स्विमर। बहुत सारे हमारे घर के मेडल्स तो उसके स्विमिंग के ही है। वेरी नाइस। जब वो बड़ी हुई तो हमको उसको ये बताना नहीं पड़ा कि जंक फूड अवॉइड करो, वो ऑटोमेटिकली हो गया। तो मैंने एक और लाइफ का लेसन उसी वक्त लर्न किया कि अवॉइडिंग बैड हैबिट्स, for avoiding bad habits, the best way is to develop a good self identity of your child। एक बार उसको फील होने लगता कि मैं अच्छा आदमी हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली बैड हैबिट्स अवॉइड करने लगता, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी चली जाएगी ना। और एक लाइफ का लेसन मैंने उसके साथ ही लर्न किया। मैंने उसको साइकिलिंग बड़े जल्दी सिखाने की कोशिश किया, पर उस वक्त उसको फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। वो सीख तो गई साइकिलिंग, उसको इंटरेस्ट नहीं आया। और मैंने तभी समझ गया मुझे कि फॉर एवरी स्किल बायोलॉजिकल मैच्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। ज्यादा जल्दी इम्पेशेंट होकर जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाना चाहिए। तो उस वक्त हाँ, ये कहते समय मुझे एक और चीज याद आ रही है। हमारे एक डॉक्टर रवि भोंसले करके फ्रेंड है, वो मुझे पहले ही काफी दिन से मतलब बोलते थे वो, ये मॉन्टेसरी ट्रेनिंग, मॉन्टेसरी जो है वो टीचिंग बंद होना चाहिए, बच्चों को 6 साल के आगे ही फिर स्कूल में डालना चाहिए। तो इसका मुझे एक एक्सपीरियंस बाद में आया काउंसलिंग के वक्त, जब एक पेरेंट लेके आए थे बच्चे को, ये पढ़ता नहीं, इसको मोटिवेशन नहीं, तो मुझे वो याद आया कि मेरी बच्ची भी पढ़ने में, साइकिलिंग में मोटिवेटेड क्यों नहीं थी, क्योंकि मैंने उसको ज्यादा जल्दी सिखाने की कोशिश किया। तो मैं उनको भी वैसे ही फिर बताया कि ये अभी बच्चा मैच्योर नहीं है, ये टाइम नहीं है उसको मोटिवेट करने, उसको स्टडी करने का, तो लेट हिम डेवलप। तो उसका काफी यूज हुआ फिर मुझे। तो ऐसे करते करते मेरा लाइफ है ना, स्ट्रेस धीरे 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 कम होते गया। पूरा अभी बहुत अच्छे से लाइफ जी रहा था मैं। तो एक दिन सडनली मुझे फोन आया डॉक्टर देवघरे, डॉक्टर कमलाकर देवघरे इनका, कि लिनेश तू एडोलेसेंट हेल्थ एकेडमी ज्वाइन कर एज अ सेक्रेटरी। दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क फॉर डेवलपिंग एडोलेसेंट्स। और मैंने उसको ज्वाइन किया और मैं अपने कंफर्ट जोन से अभी फिर से बाहर आया और कुछ ना कुछ काम शायद अभी आगे करूंगा, लेट अस होप सो। एंड विद दिस आई थिंक आई हैव stopped sharing it. I have shared almost all points which I wanted to share with you.
तो थैंक यू तुहिन, बोलिए अभी क्या करना है। Wonderful, Linesh bhai. I think it was such a detailed one, and I think in 1 hour, when you have been talking, you have really covered each and every aspect which was there. So I got very fascinated by what your life journey is. It's not only motivating, and it also gives all a insight about how we can live life and what are the triggers which can actually ensure that people are humble, people are giving back to the society and otherwise. But before we end this particular podcast, I think we cannot let you go without talking about one of your skill set of which you have not touched upon, and which is your um, unique talent and creativity in writing poetry or kavita. Yeah. So why don't we end this podcast with some kavita or line or poem of yours, which we can just you can please share with our viewers. Wonderful, wonderful. I would love to share some few lines. Very good. करना तो बहुत कुछ है ए जिंदगी, तू ही बता अब मैं क्या करूं। करना तो बहुत कुछ है ए जिंदगी, तू ही बता अब मैं क्या करूं। मेरे गांव में है दुखियारे, चाहता हूं मैं उनको दवा दूं। मेरे गांव में है दुखियारे, चाहता हूं मैं उनको दवा दूं। या मेरे जो दोस्त मिलेंगे, या मेरे जो दोस्त मिलेंगे, संग संग मैं भी खेत में खेलूं। सीपी एंड बेरार के शरारती बच्चे सखे सोबती बन गए सच्चे। सीपी एंड बेरार के शरारती बच्चे सखे सोबती बन गए सच्चे। पल पल सबको मदद पहुंचाते, पल पल सबको मदद पहुंचाते। मैं कंधों से कंधा लगाऊं। शिवाजी साइंस के लड़के होशियार, अगेन लड़के जिंदगी प्लीज फॉरगिव मी इफ आई हैव नॉट सेड लड़के। शिवाजी, अब मैं बोलता हूँ, शिवाजी साइंस के लड़के और लड़कियां, शिवाजी साइंस के लड़के लड़कियां होशियार। शिवाजी साइंस के लड़के लड़कियां होशियार, जिंदगी जीने के तरीके तैयार। शिवाजी साइंस के लड़के लड़कियां होशियार, जिंदगी जीने के तरीके तैयार। दुनियादारी पैसा और प्यार, क्या जिंदगी मैं भी सफल बनाऊं। वाह। कुछ जो डॉक्टर बने हैं, ये हर रोग की नस पकड़ते हैं। कुछ जो डॉक्टर बने हैं, ये हर रोग की नस पकड़ते हैं। रोगी को भगवान से लगते, सब कुछ छोड़ू मैं धर्म निभाऊं। करना तो बहुत कुछ है ए जिंदगी, तू ही बता अब मैं क्या करूं। पीड़ा पीड़ा कभी बताते कभी दबाते, पीड़ा कभी बताते कभी दबाते। बूढ़े माता पिता थक जाते, हम भी तो बिजी हुए हैं, हम भी तो बिजी हुए। चाहूं उनके पैर दबाऊं। मुझ पर है जिन्हें भरोसा, मुझ पर है जिन्हें भरोसा। मेरी क्षमता को क्षितिज बनाया, मेरी क्षमता को क्षितिज बनाया। बीबी बच्ची प्यारी मुझको, मैं उन संग ये जीवन बिताऊं, मैं उन संग ये जीवन बिताऊं। थैंक यू तुहिन, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस। क्या बात है भाई, मतलब यू जस्ट summarize zindagi ka safar in your own words. Yeah. And as I told earlier, it's such a fascinating journey which is there. Keep spreading the positivity, keep giving back to the society, and I think I'm very, very proud to be your friend. Yeah. Thank you very much for taking time out and being on our show. Bye.